नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसी सीआईएल का ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसका, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट इसका बना दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए इसका हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इन्वायरमेंटल साइंस का, तो आपको जो है केवल एक ही पीडीएफ के अंदर में सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो इसका देखिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है स्पेशली जो डीएफसीसीएल का एग्जामिनेशन में जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन और बीडी का जो पोस्ट है, तो इसमें देखिए जितने भी आपके ये मेन सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे जीके का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल का आपके हो गए, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का आपका हो गया, और कस्टमर रिलेशनशिप का, मैनेजमेंट का हो गया। तो इनका जो है यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगा अलग से इसमें, और सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल ये अवेलेबल है आपका। और इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर जब आपका ऑपरेशन और बीडी का एग्जामिनेशन है, तो आप लोग जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको कंप्रिहेंसिव वे में इन सभी सब्जेक्ट का बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए देखिए जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद फिर आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो कोर्स दिख जाएगा डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन वाला जो है आपका, और उसके बाद फिर जब आप लोग बाय कर लोगे, तो आपको फिर कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको जो है सभी के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे लेक्चर, जो आपके सब्जेक्ट वाइज है, जीके के, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे का और डीएफसीसीएल का, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सीआरएम का, और साथ में जो पीडीएफ फाइल्स है, तो ये सभी का आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कोई ऐड यहाँ पे नहीं आएगा, जैसा कि यूट्यूब में आपको आती है। तो आप लोग इसको कर सकते हो, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम लोग जो है फिजिक्स का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था आपका जो फंडामेंटल जो यूनिट्स है और जो डिराइव यूनिट्स है, उसके बारे में हमने देखा था। आज जो पोर्शन है इसमें हम लोग कवर करेंगे मोशन, और जो इसके इक्वेशन जो होते हैं मोशन के, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे मोशन का। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी मान लीजिए रियल वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, तो वो जो है एक निश्चित समय में, मतलब एक टाइम में आपका वो आइडल नहीं रहता, वो अपना पोजीशन जो है चेंज वो करते ही रहता है यहाँ पर आपका। तो अब ऑब्जेक्ट जो इसने अपना पोजीशन जो चेंज किया अपना, अब कोई भी एक टाइम फ्रेम में, मतलब एक जैसे आपका रेफरेंस होता है, यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट था और कुछ समय के बाद इसने बी पोजीशन पे ये आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज किया। तो पोजीशन जो इसने यहाँ पे चेंज किया आपका, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर में मोशन आया होगा, तभी तो इसने अपना पोजीशन चेंज किया। तो यहाँ पे सिंपली मोशन आपका क्या हो गया कि ये एक फिनोमिना होता है जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो जो है अपना पोजीशन को चेंज करता है एक टाइम रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसका सिंपल आपका है, बस आपको यही याद रखना है यहाँ पे कि इट इज़ अ फिनोमिना, कि जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन को चेंज करता है एक निश्चित समय में। तो यहाँ पे जो डिफरेंट जो टर्म्स आपके रहते हैं, जैसे मोशन से रिलेटेड इसके अंदर में बहुत सारे आपके टर्म्स समझने, जैसे डिस्टेंस का आपका हो गया, डिस्प्लेसमेंट का हो गया, स्पीड का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना है यहाँ पे अच्छे से। तो पहला देखिए आपका है डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हम लोग किसको बोलेंगे, अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसने पोजिशन ए से पोजिशन बी पे आया है यहाँ पर। तो इसमें जितना लेंथ इसने कवर किया, यानी कि जो टोटल जो लेंथ है, पाथ लेंथ है यहाँ पर आपका एक्चुअली में, जो इसने ट्रेवल किया कोई भी बॉडी के द्वारा और एक निश्चित समय के अंदर में, तो वो आपका होता है डिस्टेंस। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसके अंदर में जो है डायरेक्शन को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं कि वो कौन से डायरेक्शन में गया हुआ। तो ये चीज़ कोई ज़्यादा कंसर्न का बात नहीं रहती है, वो कोई भी डायरेक्शन में आपको जा सकता है आपका यहाँ पर, वो जो बॉडी उसने ट्रेवल किया, तो वो आपका हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी आपका होता है, और ये कभी भी नेगेटिव ये नहीं रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि कोई बॉडी जो उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी तक आया, तो वो तो कुछ ना कुछ दूरी तो उसने तय किया यहाँ पे। तो इसीलिए क्या आपका ये निगेटिव कभी भी नहीं होगा ये। और मोस्टली जो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो है आपका मीटर है, तो ये इसकी यूनिट है, आप लोग इसको याद कर लेना। और दूसरा देखिए जो टर्म आपका यहाँ पर है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसने मान लीजिए कि यहाँ से ए से बी तक पहुँचा, तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया कि वो कौन से डायरेक्शन में गया, तो वो आपका था डिस्टेंस। लेकिन अगर यही बॉडी मान लीजिए कि जैसे
ये अपना इनिशियल पोजीशन पे ये था और इसने जो है ये इस तरीके से मतलब कि अपना एक इसने डिस्टेंस इतना कवर किया टोटल। यहाँ पे ये पॉइंट ये था, बी पॉइंट इसने यहाँ पे आया और इसका जो जैसे डिस्टेंस इसने कवर किया तो वो पाथ इस तरीके को फॉलो करता हुआ आया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया, जितना भी यहाँ पे इसने टोटल पाथ जो इसने लिया मतलब कवर इसने किया तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये जो है वो कोई भी पाथ जो उसने ट्रैवल किया तो उसका जो जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, जो ट्रैवल उसने किया होगा एक्चुअली में, तो वो उसका बॉडी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि ए से बी तक जाने के लिए जो बॉडी ने अपना जितना वो शॉर्टेस्ट पाथ उसका हो सकता है तो वो उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए जैसे ए से बी पॉइंट पे आया तो ये भले ही इसने इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया यहाँ पर तो ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका कि वो जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ इसके लिए कौन सा हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली ये यहाँ से यहाँ पे आ जाए तो ये क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ये जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका मे बी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी आपका हो सकता है। जीरो कैसे होगा, क्योंकि देखिए बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ गया और फाइनली ये वहीं पे वापस में आके पहुँच गया। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है इसका इनिशियल और फाइनल, तो वो उसका होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल वो जहाँ से चला बॉडी ने इतना ट्रैवल किया और वो वापस वहीं पे पहुँच गया तो इस केस में क्या होगा, जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट उसका। लेकिन इसने यहाँ तो यहाँ तक यहाँ पे रुका तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बना तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ए टू बी इसको मेजर करेंगे ये इसका डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। तो इसीलिए ये देखिए आपका क्या है, ये आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी ये हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ हो सकते हैं, तो इसीलिए आपका ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है आपका। फिर इसके बाद देखिए अगला जो टर्म है स्पीड है। तो स्पीड हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग कि कोई भी बॉडी है आपका जैसे कि उसने टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, इसमें भी डिस्टेंस में देखिए जो स्पीड जो रहता है इसमें भी कोई डायरेक्शन को कंसिडर हम लोग नहीं करते हैं। यानी कि एक निश्चित टाइम के अंदर में उसने टोटल जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया बॉडी ने, इसमें कोई भी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन आपका हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस उसने कवर किया हुआ है एक निश्चित टाइम के अंदर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता है यहाँ पर आपका। तो इसके अंदर में सिंपल सी बात ये होगा कि दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। और इसका बात करते हैं हम लोग की यूनिट क्या होगा, तो देखिए डिस्टेंस है आपका इसका होता है मीटर और उसके बाद टाइम है इसका होता है सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, दैट इज मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा, ऐसा यूनिट स्पीड की। और ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें भी जो है हम लोग डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है जो मोशन आपने स्टडी किया तो इसके जो डिफरेंट जो इक्वेशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसी के बेसिस पे जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके रहता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखिए मोशन के बारे में डिस्कस कर लिया। ये आपका क्या होता है कि जैसे कोई भी बॉडी है तो उसका जो है पोजिशन चेंज होती है, यानी कि वो अपना पोजिशन को चेंज करेगा एक एक समय के अंदर में। तो ये हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसके टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ आपका हो गया, डिस्टेंस आपका हो गया उसने टोटल जो पाथ उसने कवर किया ये आपका हो गया। और इसके साथ साथ में स्पीड आपने देखा, टाइम के बारे में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में, ये सारा चीज़ आपके टर्म आते हैं यहाँ पर। तो ये सारा चीज़ जो आपका है तो इनको एक रिलेशनशिप में दिखाया जाता है जिसका कि एक इक्वेशन बनता है आपका मोशन का। तो इसमें देखिए जो इक्वेशन है, जो थ्री इक्वेशन जो मेनली आपके रहते हैं यहाँ पर आपके, जो कि इनका यूज़ क्या आता है आपके कोई भी आप चीज़ टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जॉगिंग ही करते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं कार का, तो उसमें ये सारा चीज़ निकालना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ या फिर जो है एक्सेलरेशन कितना हुआ उसका, वेलोसिटी कितनी हुई, स्पीड कितना है, तो ये सारा कुछ आपसे निकाला निकाला जाता है। तो ये इक्वेशन के थ्रू किया जाता है आपका। तो इसके जो थ्री इक्वेशंस मेनली है तो यहाँ पे आपका दिया पहला है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस हो गया। और तीसरा आपका यहाँ पर ये है डिस्टेंस का जो कि आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, जिसमें कि जो टर्म्स यहाँ पे दिए गए आपके उन सभी का दिया हुआ है। जैसे एस है आपका तो ये है डिस्प्लेसमेंट का आपका हो गया, और इसमें यू जो आपका है तो वो है आपका इनिशियल वेलोसिटी का, और वी है आपका फाइनल वेलोसिटी का, और ए है एक्सेलरेशन का, और टी है आपका दैट इज टाइम ऑफ मोशन का, जो टाइम उसने मोशन करने में लिया। अब ये देखिए जो क्वांटिटी है आपके, तो ये हम लोग ये सारे कंपोनेंट को डिराइव करने के लिए यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का आपका हो गया, वेलोसिटी हो, इनिशियल और फाइनल दोनों आपके हो सकते हैं इसके अंदर में। इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट किया था, फाइनल वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके साथ में टाइम आपका हो गया और एक्सेलरेशन आपका हो गया। तो इस तरीके से जो इसके अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि जो एक्सेलरेशन जो आपका रहता है यहाँ पर, तो ये जो है आपका ये कांस्टेंट रहता है और मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में डीएफसीसीआई के। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए कार दैट मूव्स 80 किलोमीटर इन 2 आवर। इसमें आपको सिंपल एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इसकी, जो कार कोई है मान लीजिए वो 80 किलोमीटर मूव करता है 2 आवर्स में। तो देखिए जो एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है, सिंपल से इसका फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सिंपल आप यहाँ पे आप फॉर्मूले में रखिए 80 अपॉन में 2, तो 40 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है ये। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड्स गेट इट टू द टॉप ऑफ इट्स पाथ, इट्स क्या होगा इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने स्ट्रेट अपवर्ड्स, उसको हमने मान लीजिए ऊपर में थ्रो किया और वो जो है अपना टॉप पाथ पे यहाँ पे आता है। तो अब इसमें आपको पूछा गया यहाँ पर कि क्या होगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन, आप पढ़िए यहाँ पे दिया हुआ पहला कि वेलोसिटी इज जीरो एंड इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अब इसमें देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब इसको हमने मान लीजिए ऊपर में यहाँ पे फेंका, तो जब ये ऊपर आपका पहुँचा, ये सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका, तो इस केस में वेलोसिटी यहाँ पे क्या है इसकी जीरो होगी और एक्सेलरेशन क्या हो इसका जीरो होगा। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फेंकते हैं ऊपर में, जब ये अपना टॉप पोजिशन पे आ जाता है, तो इस केस में यहाँ पे देखिए जो इसकी वेलोसिटी होगी तो वो तो इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अपना हाईएस्ट पॉसिबल जो मतलब जो इस जो डिस्टेंस रहता है वो उसने अचीव कर लिया, तो इसके अंदर में कोई वेलोसिटी तो नहीं होगा। लेकिन ये क्या है एक सर्टेन हाइट पे है, तो इसके अंदर में एक्सेलरेशन तो रहेगा ही, जो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है आपकी, जो कि आपका रहता है अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड रहती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी रहती है, तो वो वाला सिर्फ इसके अंदर में रहेगा। तो इस तरीके से देखिए ये तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट आपका हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा देखिए देखो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जाहिर सी बात है कि जब ये टॉप पे पहुँचता है तो उसका जीरो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर में एक्सेलरेशन तो रहेगी क्योंकि उसने सर्टन एक हाइट अचीव किया हुआ है यहाँ पे। तो इसके अंदर में ये देखिए एक्सेलरेशन इज अबाउट इतना रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका, जो कि ये जी का जो वैल्यू आपकी होती है अप्रॉक्सीमेटली 9.8 होती है, लेकिन 10 लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। और बाकी आप सी भी देखिए, यहाँ पे दिया वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जब वो अपना टॉप पे पहुँच गया तो वहाँ पे उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वो पहुँच चुका है ऑलरेडी, तो उसके अंदर में जो जितना वो गेन करना था वेलोसिटी उसने गेन कर लिया, यहाँ पे आते आते उसकी जीरो हो जाएगी। तो ये तो आपका गलत है ऑप्शन, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये तो अभी आपका गलत होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है मोशन के जो डिफरेंट जो लॉज है इसके, जो कि न्यूटन्स के द्वारा ये सारे दिए गए थे, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए जो लॉज ऑफ मोशन है आपके, तो जो न्यूटन्स ने इन्होंने जो 3 जो लॉ दिए थे, तो इसके पहले ही जो गैलीलियो है तो इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया था एक्सेलरेशन का। क्योंकि देखिए जो न्यूटन्स के जितने भी लॉ आपके हैं, तो इसमें जो है ये सारे कॉन्सेप्ट भी यूज़ किए जाते हैं आपके। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट अपना किया हुआ था मोशन के ऊपर में, जैसे बॉडी का कोई भी रहता है यहाँ पर, मान लीजिए कोई 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 फ्री फॉलिंग है या फिर कोई इंक्लाइन प्लेन पे है, तो उन्होंने जो है ये इनर्शिया का जो लॉ है तो वो उन्होंने पहले अचीव कर लिया था गैलीलियो ने। लेकिन जो लॉ जो बनाए गए थे आपके, जो ये न्यूटन्स के द्वारा किए गए थे, उन्हीं के ही कुछ आइडियाज़ के बेसिस पे ये फाउंडेशन किए गए थे। तो न्यूटन जो है इन्हीं का आइडिया पे, जो गैलीलियो का जो आइडिया था तो उसी के बेसिस पे इन्होंने फाउंडेशन दिया था, जो कि इन्होंने 3 लॉज के रूप में दिया हुआ था। तो वो जो 3 जो लॉ आपके हैं, तो ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका पहला यहाँ पर है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को बोला जाता है दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर गैलीलियोज लॉ के नाम से ही जाना जाता है यहाँ पे। तो इसके अंदर में देखिए ये क्या आता है, जो पहला लॉ है इनका दिया गया था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स स्टेज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until and unless compelled by an external force to change its state। यानी कि कोई भी बॉडी है यूनिवर्स के अंदर में, तो वो जो है अपनी अवस्था में ही रहना चाहेगा। अगर वो रेस्ट पोजीशन पर है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। और जब तक कि हम उसमें कोई एक अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स उसमें एक्ट ना करे तो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। वो अपना पोजीशन कैसे चेंज करता है, जब कोई उसमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कोई लगती है तब। अब जैसे मान लीजिए कोई अगर बॉडी है रेस्ट कंडीशन में है, तो जब तक कोई इसमें कोई फोर्स ना लगाए तब तक ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो अपना ही पोजीशन में वो रहेगा। और कोई मान लीजिए कोई ओवर ऑब्जेक्ट मान लीजिए मोशन में है, तो ये जो है अपना मोशन में ही रहेगा जब तक कि हम लोग उस पर अप्लाई नहीं करते हैं कोई फोर्स। जैसे कोई ब्रेक अप्लाई करता है व्हीकल्स के अंदर में, वो मोशन में रहता है तो वो सडनली रुक क्यों जाता है, क्योंकि उसमें ब्रेक अप्लाई किया गया है यहाँ पे। अगर नहीं अप्लाई किया तो वो तो कॉन्स्टेंटली मूव करता ही रहेगा।
तो ये जो है लॉ दिया गया था न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में। तो ये इसको जो है लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर आपके। तो देखिए जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, तो ये जो है क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स का भी। जो फोर्स का आपका रहता है, तो यही चीज़ से इसमें भी आपका रहता है यहाँ पे, कि इसमें वो एक एजेंट आपका रहता है कि जो कि जिसके थ्रू एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं हो सकती है बॉडी के अंदर में। तो इसके लॉ के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ था, तो फोर्स है यहाँ पे एक एजेंट है जो कि कोई भी बॉडी का जो उसकी अवस्था है तो वो उसको चेंज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मेन आपका क्या है, फोर्स ही है जो कि पोजीशन चेंज कर रहा है बॉडी का, यानी कि वो स्टेट को वो चेंज कर रहा है। अगर वो रेस्ट में है तो फोर्स लगाया गया तो वो जो है मोशन में आ जाएगा, अगर वो मोशन में है तो फोर्स लगाए तो वो रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन के रोल प्ले क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे फोर्स कर रहा है। तो जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है फोर्स का, तो वो जो है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से ही दिया जा सकता है। अब यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग यही है कि ये एक वो एजेंट है जो कि किसी भी स्टेट बॉडी की है, वो रेस्ट में या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसको वो चेंज करने के लिए सोचता है। अब यहाँ पे एग्जांपल यही आपका है, जैसे कोई एक मूविंग कार है, तो वो आपका स्टॉप तभी करेगा जब उसमें ब्रेक अप्लाई हम लोग करते हैं, नहीं तो वो हमेशा जो आपका वो चलता ही रहेगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग जो है इनर्शिया और मास के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे, और इसके बीच में किस तरीके से रिलेटेड है आपस में वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और साथ में मोमेंटम के बारे में देखेंगे। तो देखिए जो कोई भी हेवियर ऑब्जेक्ट जो होता है, या फिर कोई मान लीजिए जो मोर मैसिव जो ऑब्जेक्ट है, तो वो जो है लार्जर इनर्शिया वो ऑफर करेगा। इनर्शिया जो अचानक से जो झटके लगते हैं ना, तो मतलब कि जो फोर्स जो लगता है अचानक से, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअली में इनर्शिया आपका होता है। तो जो जितना ज़्यादा हेवियर ऑब्जेक्ट होगा या मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, तो वो उतना ज़्यादा वो इनर्शिया ऑफर करेगा। तो क्वांटिटेटिवली के टर्म्स में भी इसको हम लोग बता सकते हैं कि जैसे जो इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट की होती है ना, तो ये जो है हम लोग उसका मास के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं। तो जिसकी जितनी ज़्यादा मास होगी, जितना ज़्यादा हेवियर होगा वो, तो वो उतना ज़्यादा इनर्शिया वो ऑफर करेगा वो ऑब्जेक्ट। तो यही चीज़ आपका डिफाइन है मोमेंटम का भी। तो मोमेंटम देखिए क्या होता है आपका, कि इसको हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करते हैं पी लेटर से करते हैं इसको हम लोग, कि इट इज कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो आपका रहता है यहाँ पे, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, तो दैट इज पी इज इक्वल टू एम वी। अब इसमें देखिए जो मोमेंटम आपका रहता है, तो इसके अंदर में जो है आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही रहते हैं मोमेंटम के अंदर में। तो इसीलिए आपका ये वेक्टर क्वांटिटी आपका हो गया मोमेंटम आपका। और इसका जो एसआई यूनिट आपका रहता है, तो वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। मोमेंटम का यहाँ जो आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपका जैसे कि डिस्टेंस है आपका एक तरीके से, जो मतलब कि इसके अंदर मास है आपका, एक्चुअली में यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी है आपका। तो एम आपका क्या होगा, इसका किलोग्राम हो जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड आप जानते हैं, तो ऐसा यूनिट आप यहीं से ही डिराइव कर सकते हो। और इसके बाद देखिए जो डेफिनेशन है मोमेंटम का आपका यहाँ पे, तो हम इससे ये क्लियरली बता सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कोई मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है आपका, तो उसमें जो है ज़्यादा मोमेंटम रहेगा, लार्ज मोमेंटम रहेगा। अगर मान लीजिए कि उसका अगर मान लीजिए आइदर या फिर मास वो लार्ज है, या फिर उसकी वेलोसिटी लार्ज है, या फिर वो दोनों ही लार्ज है, तो उस केस में वो ज़्यादा मोमेंटम ऑफर करेगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन है दैट इज पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी मास अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मोमेंटम ऑफर करेगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मोमेंटम ऑफर करेगा, या फिर ये दोनों ही ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा मोमेंटम वो ऑफर करेगा। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे कि आपका एक ट्रक है और एक मान लीजिए एक कार है, मूविंग कर रहा है यहाँ पे। तो इस केस में किसका ज़्यादा मोमेंटम होगा, अगर दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसमें देखिए ट्रक है उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका जो मास है वो क्या है, कार के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो इसमें जो है ज़्यादा मोमेंटम रहेगा। अगर मान लीजिए ये हिट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक कार और एक ट्रक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को हिट करता है, तो डिस्ट्रक्शन कौन ज़्यादा पहुँचाए, कौन ज़्यादा क्षति पहुँचाएगा, तो वो ट्रक करेगा, क्योंकि इसमें मास जो है इसका बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार। तो ये डेफिनेशन से ही आप यहाँ पे इसका आप समझ सकते हो। अगर ये सेम स्पीड से चलते हैं, जैसे ट्रक के कंपैरिजन में कार ही आपका चलता है यहाँ पे, तो ट्रक का ज़्यादा मोमेंटम रहेगा, और वो ज़्यादा जो है ह्यूज इम्पैक्ट पहुँचा सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट को। कोई भी मान लीजिए यूजुअली कोई स्मॉल स्पीड से कोई जाता है आपका वहाँ पे, तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू अभी आप यहाँ पे आप समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो आप देखिए कोई अगर मान लीजिए कि कोई बॉल है, कोई जैसे कोई क्रिकेट का मैच होता है, आप देखते हैं कि उसमें जो बॉल होता है हाईली स्पीड से जब आता है, कोई कैच करता है उसको, तो वो जो है अपना हैंड को थोड़ा सा पीछे करता है ताकि उसको मोमेंटम को कम कर सके। लेकिन अगर वो डायरेक्टली कैच करता है तो उसको देखिए बहुत ही जोरदार झटका लग सकता है, उसके हाथ में चोट लग सकती है। लेकिन यही एग्जाम्पल हम बात करते हैं टेनिस बॉल की। तो जो टेनिस बॉल पे कोई प्लेयर अगर मान लीजिए खेलता है वहाँ पे, तो अगर उससे कोई हिट भी होता है, तो वहाँ पे क्या है कि मोमेंटम उसकी कम रहती है, मास भी कम रहती है, तो इस केस में उसको उतना ज़्यादा क्षति नहीं होगा।
लेकिन यही केस में आपका जैसे बॉल कोई कैच करता है, आप जानते हैं कि जब वो ऊपर हाईली स्पीड से जब ऊपर जाता है तो वो हाईली स्पीड से नीचे, मतलब हाईली वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, तो उस केस में वहाँ पे उसको ज़्यादा जो है हर्ट होने की ज़्यादा संभावना ही रहेगी। तो इस केस में मोमेंटम कम करने के लिए जो है वो पीछे करता है अपना हाथ को। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे न्यूटन्स के जो सेकेंड लॉ है इसके। तो देखिए ये क्या कहता है यहाँ पर कि सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो इसमें कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि मोमेंटम में जो चेंज आया बॉडी के अंदर में, तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो जो है फोर्स अप्लाइड जो किया गया है सिर्फ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसमें देखिए जो चेंजेस जो आएगा तो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया तो उसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मोमेंटम में जो चेंज आपका आएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आपका होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो उसमें चेंज कैसे आ सकता है कि जैसे कि अगर फोर्स और ज़्यादा उसमें अप्लाई किए गए होंगे तो जो भी चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि जो मोमेंटम है वो अगर चेंज हो रहा है उसके अंदर में, तो वो फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई होगी। तो सिंपल सा है। अब इसको यहाँ पे आप डेफिनेशन से भी, आप यहाँ पे एग्जाम्पल से भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई सेम फोर्स लग रही है दो ऑब्जेक्ट पे, यानी कि एक स्मॉल मास का है और एक आपका दूसरा है ज़्यादा मास का है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई कार है आपका, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस जो है किस तरीके से आएंगे यहाँ पर आपका, तो ये जो है फोर्स अप्लाइड के कंपैरिजन में आएंगे और ये डिपेंड किस पे करेगा आपका, तो जो ऑब्जेक्ट का जो मास है तो वो उसके ऊपर में भी डिपेंड करेगा। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है आपका, तो वो फोर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। फोर्स की परिभाषा होती है इसकी, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये आप जानते हैं यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपकी होती है तो वो आपका क्या रहता है, फोर्स जो है आपका, यहाँ से भी इसका डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं कि दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फोर्स अप्लाई किया गया तो कितना मोमेंटम में चेंजेस आया। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं फोर्स अप्लाई करके ही। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो, मान लीजिए कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई एक लार्ज मास का ऑब्जेक्ट है, दोनों में हमने सेम फोर्स अप्लाई किया तो किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और वहीं पे जो आपका यहाँ पे क्या है, लार्ज मास है जैसे कार है, तो इसमें जो है एक्सेलरेशन स्मॉल चेंजेस आएंगे, मतलब इसमें स्मॉल चेंजेस आएंगे क्योंकि डेफिनेशन ही आपका यहाँ पर है दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि इसके अंदर में मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका फोर्स जो हमने सेम अप्लाई किया, तो उसमें किस में ज़्यादा चेंजेस आपका आएगा, तो वो डिपेंड करेगा उसके मास में। अगर स्मॉल मास का है तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा, अगर कम ज़्यादा मास का आपका है तो उसके अंदर में स्मॉल चेंजेस आएंगे एक्सेलरेशन में। तो ये सिंपल सा फंडा आपका है, बस आपको समझना यहाँ पर यही था इसके अंदर में। अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स है, जो कि आपने यहाँ पे देखा कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स इसके होती है। तो सिंपल सा डेफिनेशन, मतलब जो फोर्स का आपका है दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए है फोर्स। तो अब इसका यूनिट की बात करते हैं तो इसका पहला आपका न्यूटन हो गया एसआई सिस्टम में, दूसरा आपका हो गया डाइन हो गया सीजीएस सिस्टम में, और ब्रिटिश सिस्टम में इसका जो होता है ऐसा यूनिट दैट इज पाउंड है। तो आपको इतना ही याद रखना है इसके लिए। फिर इसके बाद देखिए जो तीसरा लॉ है न्यूटन्स का, तो वो सिंपल आपका यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि फोर्सेस अपीयर इन ए पेयर, यानी कि जो फोर्सेस है वो पेयर में अपीयर आपके होते हैं। तो कोई भी मान लीजिए कि एन आइसोलेटेड फोर्स है आपका, वो एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली में, मतलब कि जो फोर्स लग रहा है तो उसका इक्वल अपोजिट रिएक्शंस होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर कोई फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे में, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो उसको जो है उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा जितना कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने उसके ऊपर में किया था। तो सिंपल से डेफिनेशन है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो बोर्ड को यहाँ पे जैसे वो अपना, जैसे कि ये डंडे से अपना कोई पीछे करता है यहाँ पे, तो जितना फोर्स इसने लगाया पीछे करने के लिए तो उतना ही फोर्स जो है इसमें बोट में लगती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो इक्वल होती है, इसी के बाद जो बोट है वो आगे चलती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप कहीं पे भी अप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ पर कि आप अगर कोई ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो वो जो है आपको उतना ही फोर्स के साथ वो भी हिट करेगा, इसी चलते आपको हर्ट होती है, यानी कि आपको आपको हर्ट होती है। या आप मान लीजिए कहीं पे आप हिट करते हैं तो वहाँ से भी रिएक्शन आपको मिलेगा, तभी आपको थोड़ा सा जो है हर्ट होती है आपके हाथों में या फिर कहीं भी आपको हो सकता है। तो सिंपल से इसका मतलब रहता है यहाँ पर आपका कि एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज एफ इज इक्वल टू ए बी या फिर माइनस एफ इंटू बी ए।
अब देखिए इससे आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बेसिस पे, कि इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो आपको जो है वो आपको बतानी रहती है यहाँ पर आपका। तो इसमें देखिए पहला जो आपने देखा था कि जैसे यहाँ पे कोई बोट है, बोट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट जो होती है बोट के अंदर में आपके, तो ये आपका जो डायरेक्शन में इसने जैसे कि इसने फोर्स लगाया पीछे की ओर, लेकिन बोट जो है आपका वो चलता है आगे की ओर है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया है, जो पर्सन है इसके अंदर में। तो ये फोर्स जो है आपका एक्सर्ट करता है यहाँ पर आपका, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो यही सेम सिनेरियो आपका है। और इसके साथ में दूसरा एग्जांपल आपका है रॉकेट की, यदि हम बात करते हैं तो ये भी जो है सेम प्रिंसिपल पे ही आपका वर्क करता है यहाँ पे। अब इसके अंदर में देखिए ये चीज़ आपका एक चीज़ रहता है यहाँ पर कि जैसे रॉकेट जो आपका रहता है यहाँ पर, एक मिसकंसेप्शन ये रहती है इसके अंदर में कि रॉकेट जो है वो एक्सेलरेट इसलिए करता है क्योंकि जो गैस जो रहते हैं तो वो जो है आपका वो क्या रहता है, वो इसके बीच में आप देखते हैं गैस जो आपका ये निकलता रहता है बैक रॉकेट के अंदर में, यहाँ पे निकलती रहती है इंजन के में, तो ये इसको पुश करती है ग्राउंड के अगेंस्ट में, एटमॉस्फेयर के अंदर में। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे रॉकेट जो क्या करता है ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करता है वो गैसेस के ऊपर में, तो वही जो है इसको एक्सपेल करता है ऊपर की तरफ। और ये जो गैस जो रहते हैं यहाँ पे जो है ये है अपने इक्वली फोर्स को एक्सर्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट में वो करते हैं। अब यही जो है फोर्स जो रहती है तो ये रॉकेट को ऊपर की तरफ मूव करती है, तो ये भी आपका एग्जांपल है किसका, दैट इज न्यूटन्स के थर्ड लॉ के। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल आपका यहाँ पर है जो पर्सन, कोई पर्सन है मान लीजिए वॉक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी आपका क्या है न्यूटन्स के थर्ड लॉ यहाँ पे भी लगता है। हम लोग देखिए अपना फुट से क्या करते हैं, पुश करते हैं ग्राउंड के अगेंस्ट में। अब ग्राउंड में आप जानते हैं कि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होती है, तो जितना फोर्स हम लोग एक्सर्ट करते हैं तो वहाँ से भी हमें इक्वल और अपोजिट फोर्स हमें भी वहाँ पे मिलती है देखने को, यानी कि वहाँ से भी फोर्स हमको मिलती है तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। और उसी तरीके से जो हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाते हैं, नहीं तो अगर मान लीजिए फ्रिक्शन जहाँ पे रहता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हम लोग फिसल जाते हैं या फिर नहीं चल पाते हैं हम लोग। और वहीं दूसरा एग्जांपल आपका है कोई जैसे ऑटोमोबाइल आपके जो रहते हैं तो वो भी मूव फॉरवर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि जो वो फोर्स जो एक्सर्ट होती है उनके ऊपर में ग्राउंड से, वो उनको जो फोर्स जो एक्सर्ट होती है वहाँ पर आपका, तो वो एक रिएक्शन फोर्स के चलती होती है, वो जितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं उतना ही रिएक्शन फोर्स ग्राउंड से भी मिलती है। और यही जो फोर्स है जो उनको आगे मूवमेंट में मदद करती है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैन एक्सप्लेन व्हाई ए बॉल थ्रोन एट ए वॉल रिबाउंड्स। तो इसमें आपको वही क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि न्यूटन्स का वो कौन सा लॉ है जो ये एक्सप्लेन करता है कि कोई जैसे बॉल को हम थ्रो करते हैं, बॉल में हम अगर हम थ्रो करते हैं तो वो जो है वापस रिबाउंड होके वापस आ जाती है। तो ये जो है आपका सिंपल सा है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बेसिस पे आपका है यहाँ पे कि जितना फोर्स के साथ बॉल जो है वॉल पे हिट किया तो बॉल ने जो है उतना ही अपोजिट फोर्स उसने उल्टा डायरेक्शन में उसको जो है एक्सर्ट किया, तभी बॉल वहाँ पे रिबाउंड होके वापस आया। तो ये सिंपल से न्यूटन्स का थर्ड लॉ के बेसिस पे आपका है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन द रिकॉइलिंग ऑफ ए गन व्हेन ए बुलेट हिट्स फायर। तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट आपका है कि न्यूटन्स का वो कौन सा लॉ जो एक्सप्लेन करता है, जैसे कोई भी गन है, गन से जब रिकॉइलिंग होती है बुलेट के जब फायर करते हैं तब देखते हैं कि उसमें जब एक अपोजिट रिएक्शन वहाँ पे भी होती है। तो ये है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ, मोशन जो है उसकी जितना फोर्स, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो फोर्स जितना मान लीजिए बुलेट जब फायर की जाती है तो एक उसमें एक अपोजिट और इक्वली फोर्स उसमें भी लगती है वहाँ पर, तो उसी के चलते जो है वो आपका मूवमेंट करता है, यानी कि जो वो फायरिंग करता है तो वहाँ पे उसके अंदर में जो केमिकल्स है उसका एक्सप्लोजन जो होती है तो वो उसके जिस डायरेक्शन में उसने अप्लाई किया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स ही मिलती है, उसी के बाद बुलेट जो है वो अब काफ़ी तेज़ी से आगे निकलती है। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ के बेसिस पे ही है आपका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो लेक्चर से आपको अच्छा लगा होगा, तो हम लोग आगे भी जो है इसी तरीके से कवर करते रहेंगे।